हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। क्रैश कोर्स चल रहा है। हम लोगों ने लगभग 4 से 5 चैप्टर करीब 7 से 8 दिन में कवर किए हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का मतलब ही यही होता है कि सारी चीज़ों को रनिंग वे में पढ़ाते हुए अच्छे से कवर किया जाए। ठीक है, और उसको हम लोग सुचारू रूप से डेली लेक्चर के माध्यम से कर भी रहे हैं। अभी हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, जो घरों में वायरिंग करते हैं, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सीलिंग फैन के बल्ब की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, स्विच बोर्ड की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, फ्यूज कहाँ लगा होता है, या फिर तुम्हारे कितने पिन के सॉकेट लगने चाहिए, स्विच किस साइड होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें देख रहे थे। ठीक है, अब इसमें जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात किए थे तो लोग टेम्प्रोरी पढ़ लिए थे। जैसे ट्री जॉइंट होता है, कनेक्टर होता है, बीच से कहीं जॉइंट मिड जॉइंट होता है, कहीं से निकाल लेते हैं। अब हम लोग कल छोड़ के गए थे क्या कि परमानेंट क्या होता है वाइंडिंग। ठीक है, परमानेंट वायरिंग क्या होती है, यानी एक बार कर दिए तो 20 साल के लिए 25 साल के लिए भूल जाओ, उसको पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग परमानेंट वायरिंग पढ़ रहे थे उसमें, डोमेस्टिक वाले में। तो उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। बाबू सेशन को डेली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को, अगर पहली बार आते हो तो। ठीक है, तुमको व्यू में तुमको दिखाएंगे कि जो अनसब्सक्राइबर करीब 90% लोग देखते हैं और सब्सक्राइबर जो है 10%। तो जो अनसब्सक्राइबर है वो देख तो लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ उसमें जाता नहीं है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलता है अलग से। सही है ना? तो इसको ज़रूर कर देना। देखो, हमको तो लगता है कि जितना वीडियो डाल दिए लगभग उतने में सब्सक्राइबर करीब 209 या 10 हमारे वीडियो पढ़ चुके हैं, 19 या 20 वीडियो पढ़ चुके हैं और लगभग 296 बताओ सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमानेंट वायरिंग। परमानेंट वायरिंग यानी स्थायी वायरिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, स्थायी वायरिंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, यानी ऐसी वायरिंग जो एक बार कर देने के बाद तुमको भूल जानी है कि कहीं हम वायरिंग भी कराए थे, यानी 10 से 15 साल पहले बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो स्थायी रूप से क्या हो जाता है, उसकी चालन चलती रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट वायरिंग। अच्छा, परमानेंट वायरिंग में हम लोग पढ़े थे, पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग? केसिंग कैपिंग। केसिंग कैपिंग, देखो ये नाम से क्लियर हो रहा है। केसिंग कैपिंग, केसिंग मतलब एक बर्तन है जिसमें रखा गया है और कैपिंग मतलब उसका ढक्कन है। ठीक है, सिंपल भाषा में यही है। तो देखो, केसिंग कैपिंग क्या होता था पहले? केसिंग कैपिंग जो बनती थी पहले लकड़ी की बनती थी, और लकड़ी में भी सागवान या फिर शीशम की लकड़ी का प्रयोग होता था, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, दीमक उमक नहीं लगते हैं। ठीक है, नमी सोखने पे ऐठन उठन नहीं आती है। ठीक है, तो केसिंग कैपिंग का प्रयोग होता है। होता क्या है एक्चुअली, जब तुम केसिंग कैपिंग करते हो तो एक होती है केसिंग, जिसको क्या करते हो तुम स्क्रू के माध्यम से दीवालों पे कस देते हो। ठीक है, दीवार पे स्क्रू के माध्यम से कस दिए, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे होगा। कुछ इस प्रकार से तुम्हारे केसिंग होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी केसिंग है, ये बीच बीच में क्या होंगे? स्क्रू लगे होंगे। तुम स्क्रू के माध्यम से क्या करोगे? उसको दीवार पे कस दोगे। ठीक है, दीवार पे कस दिए, और दीवार पे कसते भी हो तो कैसे? नीचे क्या होती है, एक जिसको बोलते हैं गुटका लगाते हैं, नीचे गुटका लगाकर उसके माध्यम से उस पर स्क्रू लगा के हम लोग कस देते हैं। ठीक है, अब ये कस गया तो इसमें क्या करते हैं? तार डाल देते हैं। तार डालने के बाद जो कैपिंग होती है इसी सेम सेम पदार्थ की बनी होगी, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? ढक्कन की तरफ चढ़ा देते हैं। अब तुम उसको ढक्कन को खींचोगे तो खुल भी जाएगा, फिर ढक्कन लगा दो चढ़ भी जाएगा। ठीक है, अधिकतर स्क्वायर शेप की आती है। तो ये होता क्या है कि तुम केसिंग को कस दिए तो फिक्स हो गया। अब इसको खोल के तुम्हारी वायरिंग कहीं टूटी फूटी है तो उसको सही कर लो, फिर इसके ऊपर ढक्कन चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पीवीसी की तरह काटना उटना नहीं पड़ता है। उसको ढक्कन खोल के निकाल दिए, फिर काम हो गया, लगा दिए। याद रखना, जो ये जो सैडल होती है लगभग कितने मीटर की दूरी पर होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पे नहीं होनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर से कम ही दूरी पे 2 स्क्रू के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये बनी पहले किससे होती थी? पहले होती थी लकड़ी की बनती थी, लकड़ी की। अब किसकी आने लगी है? अब सर आने लगी है पीवीसी की आने लगी है। ठीक है, इसके साइज की बात करें तो होता है 12 mm, 19 mm, 25 mm या 30 mm। ये डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि इसके अंदर से तुमको कितने तार गुजारने हैं, उस बात पे निर्भर करेगा। सही है। तो देखो, जब वुडन टाइप का था, नहीं जब लकड़ी का प्रयोग किया जाता था तो होता क्या था
टीक की लकड़ी से बनी दूसरी एक नाली होती थी, और उसके ऊपर जो टीक यानी जो इसके कहें शीशम या सागवान, उसके ऊपर जो उसका ढक्कन भी होता था वो भी शीशम के या फिर सागवान के बने होते थे। ठीक है, इसके लिए क्या होता था, ये लकड़ी तो इंसुलेटर का काम कर ही देगा, कोई दिक्कत, एक बार तार छिल भी जाएगा तो धारा प्रवाह इस पे इनके केसिंग कैपिंग से नहीं होगी। ठीक है, तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत कुछ नियम या शर्तें दी गई कि अच्छा ये करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो क्या क्या दिए थे नियम कि सर जी लकड़ी क्या होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए और सागवान की होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक सेडलों के बीच यानी स्क्रू के बीच 60 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केबल ये जो मोटी होती है, ये जो लकड़ी मोटी होनी चाहिए लगभग कितनी होनी चाहिए, 6.5 सेंटीमीटर हमारी, सॉरी 6.5 mm मोटी होनी चाहिए, सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, mm मोटी होनी चाहिए। ठीक है, और इनके ऊपर जो मटेरियल जो लग रहा है वो सेम मटेरियल लगना चाहिए जो इसके कैपिंग पे लगा है, और केसिंग की भी मटेरियल सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये इतनी चीज़ें वो नियम दिए थे। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, तो इसके अंदर तार होने से इस पर यांत्रिक चोट या आघात नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्पार्किंग होने की संभावना कम होती है क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल तो आपस में स्पार्किंग की संभावना भी कम रहेंगी। ठीक है, मगर हानि क्या हो जाती है, तो इसमें कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी जो कुशल होने चाहिए। ठीक है, तो कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, और इसमें थोड़ा दोष खोजना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंदर छिपा रहता है, और जब अंदर छिपा रहेगा तो दोष कहाँ से हुआ खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इसको खोल के निकाल लोगे मगर दोष खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यही कहानी रहती है। ठीक है, अच्छा PVC में भी सेम प्रयोग करते हैं, PVC में भी कोई कहानी नहीं होती, PVC में सेम इसी तरह प्रोसेस होता है। ठीक है, PVC की कितनी होती है, 12, 19, 25, 30 mm की आती है, जितनी 12 mm, 25, 30 जितनी चालक ले जानी उससे चौड़ाई तुमको रखनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें गुटका डालते थे, लकड़ी का गुटका डाल के उसके ऊपर कसते थे शीशम वाले में। मगर PVC में क्या होने लगा, PVC में हम लोग रावल प्लग का यूज़ करने लगे स्क्रू कसने के लिए। रावल प्लग समझते ही हो, जब हैंगर होता है तो सफ़ेद कलर की गुल्ली दी जाती है, उसी में स्क्रू कसा जाता है, तो उसी गुल्ली को रावल प्लग बोलते हैं। तो उसके सहायता से क्या किया जाता है, हम लोग PVC को कस देते हैं। ठीक है, तो सारी कहानी वही होती है, उसमें भी जो रावल प्लग के बीच की दूरी होती है 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सेम चीज़ें उसी की तरह फॉलो होती है, कोई अंतर नहीं होता है, बट कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, देखने में सुंदर हो जाता है, लकड़ी की तुलना में हल्के हो जाते हैं और लकड़ी की तुलना में थोड़े सस्ते मिलने लगते हैं। ठीक है, ये सब सारी कहानी क्या होती है, इसमें फ़ायदे देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी, केसिंग कैपिंग वायरिंग हो जाती है। ठीक है, ये सब सारी कहानी हमारी केसिंग कैपिंग की चल रही थी, और नियम बताए दिए 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं लकड़ी PVC का प्रयोग, चौड़ाई इसको याद रखना, अधिकतर पूछा जाता है। सही है, अब दूसरी आती है हमारी कौन सी, बैटन वायरिंग। ठीक है, बैटन वायरिंग में क्या होता था, देखो ये तुमसे पूछेगा, देखो तुमसे बहुत बार पूछा गया, तुमको भी पता होगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ कि निम्न में से कौन सा ऐसा वायरिंग है जो अस्थायी वायरिंग है या अस्थायी वायरिंग है। तो ये सब टाइप याद रखना, अस्थायी वायरिंग कौन सी होती है, अस्थायी वायरिंग कौन सी होती है, अधिकतर पूछा जाता है। तो जो दूसरी हमारी है उसको बोलते हैं बैटन वायरिंग। क्या बोलते हैं, बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग, बैटन वायरिंग में क्या करते थे, तो बैटन वायरिंग में कुछ करते नहीं थे, हम लोग क्या करते थे, एक लकड़ी की पट्टी लेते थे। ठीक है, एक लकड़ी से जैसे बीट नहीं होता है, जैसे प्लाई वाला दरवाजा खरीदोगे तो ऊपर नीचे बीट लगाते हैं, उसी तरह उसको बैटन बोलते हैं। तो उसी पट्टी को लेते थे, इसको ऐसे लगा दिए। ठीक है, दीवार पे ऐसे लगा दिए, जैसे ये पट्टी है बीच में ऐसे पट्टी लगा दिए। ठीक है, पट्टी में क्या करते थे, ऐसे धीरे धीरे खाँचे काट देते थे। ठीक है, तार के साइज के आकार के इसमें 2-3 खाँचे काट दिए। ठीक है, अब जो फेज वाला है इसी खाँचे में होकर गुजरेगा, और जो न्यूट्रल वाला है इसी खाँचे में होकर गुजरेगा। तो ये बैटन वायरिंग होती थी। बैटन वायरिंग में भी क्या होती थी, इसको कसने के लिए इस पर क्या लगाए जाते थे, स्क्रू लगाए थे। स्क्रू भी किसके माध्यम से, अंदर गुटके से छेद किया था, सुम्मी जानते हो ना, जैसे पहले हैंगर लगाते थे तो सुम्मी से छेद करके उसमें लकड़ी का गुटका डालते थे, फिर उसके ऊपर से स्क्रू कसते थे। उसी तरह इसमें भी होता है, अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा उसमें छेद करते थे, उसमें गुल्ली डालते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, उसके ऊपर ये स्क्रू कसते थे। और फिर ये स्क्रू की दूरी जो होती है 60 सेंटीमीटर से कम ही होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैटन वायरिंग है यानी लकड़ी की पहले बलते थे। ठीक है, अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया, बैटन वायरिंग होता ही नहीं है, मगर जब होता था तो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था वो कितना होता था, तो सर ये बनते थे हमारे शीशम के
या फिर वही सागौन के, ठीक है, शीशम या सागौन के प्रयोग किए जाते हैं। और सारी कहानी वही होती थी। अगर 3 खांचे ले जाने यानी फेज, न्यूट्रल और अर्थ भी ले जाना है तो इसी पे से क्या हो जाएगा, 3 खांचे लग जाते थे और कोई खास अंतर नहीं होता था, ठीक है। वायरिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते थे, तो CTS का प्रयोग करते थे। पहले जानते तो पहले PVC नहीं थे, तो पहले CTS हो गया या फिर CTS हो गया। तो जैसे CTS का होगा क्या होगा, कैफ टफ सीटेड का प्रयोग किया जाता था। CTS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कैप टाइप टायर सीटेड, टायर लिखना है ना, टफ लिखना है, टायर सीटेड, ठीक है। ये सब का प्रयोग किया जाने लगा। या फिर TRS का प्रयोग किया जाता था पहले। TRS मतलब टफ रबर सीटेड, इन सब का पहले प्रयोग किया जाता था। अब तो ये केवल एक तरीके से चलन से बाहर हो गए, मगर जब बैटन वायरिंग उस समय में जब की जाती थी, चपटी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, तब ऐसी कहानी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसको याद रखना है। इसमें करते क्या थे, 2x2 यानी देखो जैसे ऐसे 2x2 के सामने से छेद करके लंबाई चौड़ाई और बीच में से 3 से 4 सेंटीमीटर की गरी छेद करके उसमें लकड़ी का गुटका डाल के उसके ऊपर स्क्रू कसते थे, ठीक है। और इनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती थी, 60 सेंटीमीटर से कम ही होती थी, मतलब मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कहानी होती थी, ये सब चीज़। और वही बैटन किसकी लगनी चाहिए, शीशम या सागवान का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, हमारी बैटन वायरिंग की थी। तो बैटन वायरिंग से भी अधिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये सब कहानी है बैटन की। अब इसके ऊपर तुम चाहो तो गुण क्या होता था कि सर ये पट्टी लगी हुई थी तो सुंदर होगा, सस्ता होगा, बस पट्टी का प्रयोग किया तो सस्ता था, जब बीट ला के लगा दिए सस्ता होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर पेंट भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर पेंट उंट भी आदि आराम से कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता था। और चूंकि ये वायर हमको पट्टी के ऊपर लगाया तो सामने से दिखाई दे रहा है, हमेशा दिखता रहेगा ये तार, और जब ये तार दिखता रहेगा तो दोष निवारण भी आसान हो जाएगा ना। तो दोष निवारण भी मेरा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मगर हानि क्या है, तो इसको यांत्रिक सुरक्षा नहीं मिल सकती, इस पर अगर कुछ भी गिर गया तो कट सकता है तार, तो यांत्रिक सुरक्षा नहीं मिल सकती। दूसरा, अगर स्पार्किंग होगा तो प्रॉब्लम इसको हो सकती है, इसके इंसुलेशन को। तो ये सब इसकी हानियाँ भी थी, ठीक है। ये कहानी है। तीसरा हमारा होता है लेड सीथेड वायरिंग। तीसरा क्या होता है हमारा, लेड सीथेड वायरिंग होता है। ये भी हमारी परमानेंट में आती है। हालांकि अभी तक फिलहाल जितना पढ़े हैं इन दो का चलन नहीं है, अब ना के बराबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, लेड सीथेड, लेड सीथेड वायरिंग। ये चलन तो एकदम खत्म हो गया है लेड सीथेड वायरिंग में, क्योंकि लेड सीथेड वायरिंग में होता क्या था कि सर इसमें हम लोग लेड की कवरिंग वाले केबल का प्रयोग करते थे। जैसे CTS प्रयोग किए, कैप टायर सीथेड यानी केबल के ऊपर क्या होता है, सीट की जाती थी। या TRS है, टफ रबर सीथेड, तो उस पर भी क्या की जाती थी, सीट की वायरिंग की जाती थी। तो अब वैसे केबल मिलना तो अब मुश्किल, वायर मिलना मुश्किल हो गए, मगर पहले इस तरीके से ही किए जाते थे। और ये अधिकतर जो होते थे ऐसे इस प्रकार के जो केबल होते थे वो 2 कोर होते थे या 3 कोर वाले ही होते थे। यानी ऐसे जो सीथेड कवर वाली बाइंडिंग आती थी CTS TRS, या तो वो 2 कोर वाले होते थे या तो 3 कोर वाले ही पाए जाते थे, सही है। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था कि लगभग 250 वोल्ट से ऊपर के लिए नहीं कर सकते थे, ये इसकी हानि थी। 250 वोल्ट के ऊपर इन सब के वायरिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी पावर वायरिंग के लिए नहीं कर सकते। 240 वोल्ट 250 वोल्ट के लिए ही कर सकते हैं। अच्छा, ये जो केबल होती थी, सीट कवर जो केबल होती है बहुत महंगी मिलती है, पता है, बहुत महंगा मिलता था। तो होता क्या था, ये वायरिंग थोड़ी महंगी पड़ जाती थी, वायरिंग महंगी पड़ती थी, ठीक है, थोड़ी महंगी पड़ती थी वायरिंग। ये सब सारी कहानी है। और इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ करोगे, जहाँ पे सर हमको केमिकल या मॉइस्चर यानी नमी रोधक वायरिंग चाहिए। मतलब जहाँ पे केमिकल है, जहाँ पे नमी में रिस्क होता है, वहाँ पे इसकी वायरिंग करते थे, क्योंकि शीत जो होता है नमी को रोकने से बचाता है। तो उन सब जगहों पे इन सब का प्रयोग करते थे। तो ये भी हमारी क्या होती थी, परमानेंट वायरिंग होती थी, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा लेड सीथेड वायरिंग।
और जो चौथा वायरिंग है हमारा, कौन सी वायरिंग होती थी? कंडुइट वायरिंग। कंडुइट दो प्रकार से होती थी, एक होती थी सरफेस वाली जो कि परमानेंट होती है, जो कि मेरे घर में आज तक भी है, ठीक है। 1992 का घर बना हुआ है मेरा, तो उसमें क्या है, कंडुइट वायरिंग सरफेस पे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो जो चौथा होता था वो कंडुइट वायरिंग होती थी। कंडुइट वायरिंग यानी जो सफ़ेद रंग की पाइप होती है पीवीसी की, उसी में कंडुइट वायरिंग। ये दो प्रकार के होते हैं, या तो सरफेस में लगा देते हैं या फिर कंसील्ड वायरिंग यानी छिपा कर। देखते हो कि जब सेंटरिंग होता है ऊपर के मकान के छत का, जब उस पर ढलैया होती है, उसी समय क्या होता है, तार बिछा देते हैं, तो उसको छिपा देते हैं पहले से, कंसील्ड वायरिंग। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डक्ट वायरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। डक्ट वायरिंग भी इसी को बोलते हैं। तो सरफेस में क्या होता था, तो सारी कहानी तो वही होगी वायरिंग की, मगर क्या करते थे, ऊपर सैडल के माध्यम से, सैडल मतलब मान लो ये तुम्हारी पीवीसी गई हुई है, इसके ऊपर क्या करते थे, इस प्रकार के एक सैडल लगा के इसको स्क्रू के माध्यम से यहाँ से ऐसे पकड़ा देते थे कि गिरे ना, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पकड़ा देते थे। तो इन सैडल के बीच की फिर वही जुड़ी 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम है अच्छी बात है, ज़्यादा ना हो। इसके बीच में 60 सेंटीमीटर में तुम 6 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम तुमको 60 सेंटीमीटर की, अधिकतम 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी ही रखनी है, उससे अधिक तुमको दूरी नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि जब तुम ज़्यादा दूरी रखोगे तो तार का भार आएगा बाबू ना, तो तुम्हारी केबल क्या हो सकती है, ऐसे झुक सकती है, तो तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे करके सैडल के बीच की दूरी रखते हैं, ठीक है। जो कंडुइट सरफेस वायरिंग होती है, याद रखना, जो कंडुइट सरफेस वायरिंग होती है वो लाइट, फैन तथा पावर दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यह हल्के तथा भारी गेज के आयरन या पीवीसी के हो सकते हैं। हल्के मतलब हल्के और भारी गेज मतलब मोटा भी, इतने पतले पतले भी आते हैं पीवीसी के पाइप, और इतने मोटे मोटे भी आते हैं। वो डिपेंड करेगा उसके अंदर से तुमको कितने कोर का तार ले जाना है, 3 कोर का ले जाना है या 10 कोर का या 25 कोर का, उस पर डिपेंड करेगा तुम पीवीसी के साइज क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये होता है। और ये तुम्हारे पहले, अब तो पीवीसी आने लगे ना, नहीं पहले जीआई के पाइप आते थे, ठीक है, लोहे के पाइप आते थे जिसको लोग जीआई पाइप बोलते थे। तो पहले जीआई के पाइप में किया जाता था, अब क्या हो गया, अब तो पीवीसी आ गए तो बहुत आसान हो गया। नहीं जीआई में तो क्या होगा, करंट उतरने के भी चांसेस थे, ठीक है, शॉक लगने के भी चांसेस थे, सही है। और ये अधिकतर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जो पीवीसी वाला होता है देखते हो कि अधिकतर फ्लेक्सिबल, उसको मोड़ोगे तो मुड़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहानी होती थी। तो नॉर्मली क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल ही होते हैं ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है। देखो अब BIS द्वारा यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा कुछ नियम या शर्तें दी गई थी इस वायरिंग को करने के लिए। वो क्या क्या है कि अर्थ लाइन में अगर आयरन की कंडक्ट पाइप है, यानी अगर ये आयरन वाली GI वाली अगर ये पाइप है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको अर्थ करना पड़ेगा कि कभी शॉक उतरे तो मरम्मत करता या फिर उपभोक्ता को झटका ना लगे, ठीक है। पीवीसी कंडक्ट की पाइप जो होती है मोटाई, मतलब ये जो मार्कर है इसके अंदर की जो मोटाई है, जैसे पाइप होती है, पाइप की मोटाई होती है धातु की, वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यानी ये वाली जो मोटाई, ये पूरी मोटाई नहीं, ये वाली जो मोटाई है, ये वाली 105 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी मोटी रहे, ठीक है ना, सस्ते के चक्कर में ले भी थे उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे एल्बो का, टी का, कनेक्टर का, जॉइंटर का, इन सब का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। पीवीसी ये जो पाइप है उसके अंदर तार डालते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि वो जो तुम्हारे तार की इंसुलेशन है वो छिले ना, ये सबसे मैटर करता है, ठीक है। और 2 सैडल के बीच में 60 सेंटीमीटर से कम की दूरी होनी चाहिए, ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। अब एक होता है कंसील्ड वायरिंग, जिसको डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, ठीक है, यानी जो छिपा के वायरिंग करते हो। तो पूछता है कि ये कब किया जाता है, तो तब जब ये भवन निर्माण होता है उसी समय इसकी पाइप बिछा दी जाती है, ठीक है। उसी समय देखते हो ऊपर सीलिंग पे क्या कर देते हैं, पाइप बिछा दी जाती है, जालनुमा बिछा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, ढलैया दी जाती है, ठीक है। कभी कभी पाइप में सीमेंट भर जाती है तो इलेक्ट्रीशियन को थोड़ी प्रॉब्लम होती है और उसका भी उपाय उन लोग के पास होता है, ठीक है। सारी कहानी यही है कि यह भवन निर्माण के समय स्थापित होता है। जो कंसील्ड वायरिंग होती है ये भवन निर्माण के समय क्या होती है, स्थापित की जाती है। प्लास्टर से पूर्व दीवारों व छतों के खांचे बनाकर
60 सेंटीमीटर लंबे हुक की सहायता से कंडक्ट पाइप, जंक्शन बॉक्स, एल्बो, टी आदि स्थापित कर देते हैं और प्लास्टर के बाद शेष कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हो क्या बोलते हैं, जब दीवार रहता है, जब प्लास्टर नहीं होता तो काट काट के सब जगह से पाइप लेके नीचे आके स्विच बोर्ड वाली जो वो आयरन वाली बॉक्स होती है, देखे होगे ना, आयरन बक्सा होता है जिसमें स्विच बोर्ड लगता है, उसमें ला के सारी पाइपें लगा देते हैं। वायरिंग तार उस समय नहीं डालते हैं, उस समय बस वायरिंग के लिए क्या करते हैं, पाइप बिछा देते हैं सब जगह, दीवार में छेद कर करके, मतलब काट के दीवार काट के सब जगह पाइप डाल दिए। फिर उसके ऊपर क्या किए, जब प्लास्टर होने लगता है तो उस पर क्या करते हैं, सीमेंट मार के अंदर से उसके ऊपर प्लास्टर कर दिए। अब वायरिंग तुम चाहे जब भी कराओ, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 2 महीने बाद प्लास्टर पकने के बाद तुम्हारे ऊपर है। फिर उसके ऊपर वायरिंग अंदर से डाल के खींच लेते हैं स्टील की तार से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पूछा जाता है कि वो जो तार खींचते हैं किसकी मदद से, तो स्टील की तार होती है, उसमें फंसा के खींचते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसमें। तो इसके गुण क्या होते हैं इस वायरिंग की, सर ये यांत्रिक चोटों से सुरक्षित देता है, देखने में सुंदर होती है, नमी वर्षा वाले स्थान पर प्रयोग कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो अंदर छिपा हुआ है। तार क्या है, उस पर इंसुलेशन की गई पीवीसी की, उसके बाद वो कंड्यूट पाइप है, उसके बाद वो दीवार में है, तो नमी और वर्षा तो आने के पूरे चांसेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और हानि की बात करें तो सर थोड़ी स्थापना थोड़ी महंगी पड़ जाती है। देखो जब पेंटिंग करता है तभी मिस्त्री आके पैसा ले जाता है ना, तो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। मगर जो मिस्त्री होता है वो भी क्या होता है, एक्सपीरियंस वाला होता है, तो वो एक्सपीरियंस का भी पैसा मांगता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि सर कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी, और दोष निवारण सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, कठिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सारी अंदर छिपी हुई है ना। कभी कभी क्या होता है, जब नहीं मिलता तो कभी कभी जगह जगह पे छेद करना पड़ जाता है, यानी दीवार को तोड़ना पड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो फॉल्ट यानी जो दोष खोजने वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, तो वो उसका भी कॉस्ट लेने लगते हैं कि सर हम बहुत परेशान हुए थे आपने वाले में, इसलिए। सही है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, चलो तो अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। पूछेगा क्या कि ये बताओ सामान्यतः जब हम अपने घरों में वायरिंग करते हैं किस टाइप के फ्यूज का प्रयोग करते हैं, सामान्यतः अपने जो हाउस वायरिंग करते हैं तो उसमें किस टाइप के एनर्जी मीटर के पास किस टाइप के फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो कौन से फ्यूज का प्रयोग करते हैं, तो सर ये प्रयोग होता है अधिकतर किटकैट फ्यूज का। किसका, किटकैट फ्यूज का प्रयोग करते हैं, और ये हमेशा कहाँ लगा होता है, फ्रिज के सीरीज वाले में लगा होता है, पहले नहीं लगता, सीरीज में लगता है। ठीक है, दूसरी कहानी एनर्जी मीटर के पहले लगता है, सॉरी एनर्जी मीटर के बाद लगता है, एनर्जी मीटर के बाद लगता है। सही है, एनर्जी मीटर के बाद लगता है ये। तीसरी कहानी ये पूछेगा कि मान लो फेज है, न्यूट्रल है, अर्थ है, तो इनका कलर क्या होता है। तो सर फेज का कलर जो होता है हमारे रेड होता है, न्यूट्रल का कलर क्या होता है सर, ब्लैक होता है। ठीक है, और अर्थ का कलर जो होता है हमारे वो हमारा होता है ग्रीन। ये चीज़ें याद रखनी। ठीक है, ये चीज़ें अधिकतर पूछी जाती हैं। अब अगली कहानी ये पूछता है तुमसे कि बताओ जो लाइट फैन सर्किट है उसमें जो स्विच प्रयोग यानी जो सॉकेट प्रयोग होता है कितने एम्पियर तक वाले प्रयोग करते हो। तो सर ये प्रयोग करते हैं 5 एम्पियर वाले, 5 एम्पियर 230 वोल्ट वाले प्रयोग करते हैं। हाउस वायरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 एम्पियर 230 वोल्ट वाले प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा। ठीक है, और यही पावर सर्किट की बात करें, तो लगभग कितनी होती है, 15 एम्पियर तक होती है। 230 वोल्ट जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से बन के आता है। सही है, तो ये सब तुम्हारी चीज़ें थी जो हाउस वायरिंग से अधिकतर पूछी जाती हैं। सही है, तो ये सब चीज़ें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जो पॉइंट बताएं, मान 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एल्बो होना चाहिए, सैडल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पीवीसी कितनी मोटी होनी चाहिए, या फिर ये बताएं तुमको कि जो केसिंग कैपिंग थी उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 12, 19, 25, 30 सेंटीमीटर mm। तो ये सब चीज़ें याद रखनी क्योंकि ये सब अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 लेक्चर में हमारा ये भी ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, और जितने नियम थे वो बता दी।
ठीक है। आई होप सेशन पसंद आया हो, तो पसंद आए तो बाबू उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।